तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें तमाम तफसील से जानकारी दी गई। वो कौन से 9 ठिकाने थे जहां भारत की सेना ने स्ट्राइक की है, एक एक ठिकाने के बारे में बताया गया और यह भी डिटेल्स में बताया गया कि कौन से ठिकाने पर कौन से आतंकवादी हमले के लिए ट्रेनिंग दी गई थी, आतंकवादियों को तैयार किया गया था। बिल्कुल, विदेश सचिव ने कहा कि बहुत ही बर्बरतापूर्ण कार्रवाई थी पहलगाम का हमला, और उनका कहना था विकास और प्रगति के खिलाफ था ये हमला, विकास और प्रगति को बाधित करने के लिए था। जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने की कोशिश की गई इस हमले के जरिए। विदेश सचिव ने कहा शांति भंग करने के लिए किया गया आतंकियों ने यह हमला। साथ साथ विदेश सचिव ने भी कहा कि हमले के बाद भारत में दिखा आक्रोश। जी, और विदेश सचिव ने कहा कि पाक के साथ आतंकियों के संबंध उजागर हुए, और ये बार बार उजागर हुए। एक बार फिर से पाक के साथ विदेश जो आतंकियों के संबंध थे वो उजागर हुए। रूपरेखा पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड से जुड़ी हुई निकली। लश्कर ने पहलगाम हमला करवाया था। तो विदेश सचिव ने सीधे तौर पर कहा कि पहलगाम में जो आतंकी हमला था उसमें लश्कर का हाथ था। पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उसके बाद उठाए गए। 23 मई को जिसका हवाला दिया गया। भारत के खिलाफ आगे भी हो सकते हैं हमले, ये भी एक आशंका जताई है। जिस तरह से पाकिस्तान मिस एडवेंचर करना चाहता है और जिस तरह से अभी तक आतंकियों को पुष्पित पल्लवित पोषित किया है। विदेश सचिव ने कहा कि भारत ने नपी तुली और जिम्मेदार पूर्ण कार्रवाई की। बहुत ही बर्बरतापूर्ण था पहलगाम हमला। पहलगाम हमला बर्बरतापूर्ण था, लेकिन विदेश सचिव ने यह भी कहा कि इस बात की जानकारी कि ऐसे और हमले किए जा सकते हैं, इसलिए भारत को यह कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि विकास और प्रगति के खिलाफ था यह हमला। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार लोग आ रहे थे, जिस तरह से जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, इसलिए उसको रोकने के लिए हमला किया गया। यह साफ तौर पर बताया गया। शांति भंग करने के लिए आतंकियों ने हमला किया। आतंकियों की और पाकिस्तान की मंशा भारत में सांप्रदायिक तौर पर जो है नफरत फैलाना भी था। जी, तो विदेश सचिव ने कहा कि हमले के बाद भारत में आक्रोश दिखा, जो जनमानस था उसमें आक्रोश दिखा, और पाकिस्तान के साथ आतंकियों के संबंध भी एक बार फिर से उजागर हुए थे। तो सेना की तरफ से भी जानकारी दी गई। कर्नल सोफिया ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर, ये सेना की तरफ से जो जानकारी दी गई। कर्नल सोफिया जो है वो आर्मी की तरफ से, और कर्नल सोफिया ने बताया कि 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। सिलसिलेवार तरीके से वो 9 आतंकी ठिकाने बताए गए। विंग कमांडर सिंह ने बताया कि 25 मिनट तक यह ऑपरेशन चला। कुल मिलाकर 25 मिनट का यह ऑपरेशन था, जिनमें 9 ठिकानों को रात 1:05 से रात 1:30 बजे के बीच यह हमला किया गया। 1:05 से आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड पर हमला। 1:05 से 1:30 तक। जी, और कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि एलओसी से 30 किलोमीटर दूर ठिकानों पर हमला किया गया। सियालकोट के 2 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। तो सेना और विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें लगातार सारी जानकारी दी गई। कर्नल सोफिया ने बताया कि कसाब हेडली ने जहां ट्रेनिंग ली उस पर भी हमला किया गया। अशोक जी हाँ, बिल्कुल, एक एक डिटेल दी गई। कर्नल सोफिया ने कहा नागरिक क्षति की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। सैन्य छावनी को भारत ने निशाना नहीं बनाया। भारत का ये जो टारगेट था वो सीधा सीधा आतंकी जो हमले, वो आतंकवादी थे, उनको बनाया। कर्नल सोफिया ने बताया कि पहलगाम हमले के जवाब में यह ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इसको लेकर तमाम जानकारी दी गई। तो पाकिस्तान के अंदर जो है 30 किलोमीटर तक, पाकिस्तान के अंदर 30 किलोमीटर तक ये जो है हमले किए गए। 30 किलोमीटर दूर तक जो आतंकी ठिकाने थे उनको पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा। जी हाँ, घर में घुसकर मारा गया। रात 1:05 से रात 1:30 बजे के बीच ये हमला हुआ। बिल्कुल, और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड पर हमला किया गया। कर्नल सोफिया ने बताया कि एलओसी से 30 किलोमीटर दूर ठिकानों पर हमला किया गया। 9 ठिकानों पर हमला किया गया कुल मिलाकर। सियालकोट के 2 आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ। और तो तमाम जानकारी निखिल तफसील से आ गई है। 1:05 पर, रात 1:05 पर जो है ये स्ट्राइक की गई। 1:30 बजे तक करीब 25 मिनट तक स्ट्राइक हुई। इन 25 मिनट के अंदर 9 ठिकानों पर अटैक किया गया। विदेश सचिव ने कहा कि जो जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने के लिए आतंकियों ने हमला किया था और उसका जवाब दिया गया।
30 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा गया। यह अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। इस हमले के बाद भारत में रोष था, तो इसीलिए भारत को जवाब देना भी इस आतंकियों को जवाब जरूरी था। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह जुड़ रहे हैं। अमृतपाल सिंह, रात 1:05 पर और 1:30 तक, यानी कि कुल मिलाकर 25 मिनट तक यह कार्रवाई चली, और 25 मिनट जो कार्रवाई चली उसमें 9 ठिकानों को हमला बनाया गया। पाकिस्तान के अंदर 30 किलोमीटर तक घुसकर मारा गया। 30 किलोमीटर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है कि भारत जो है पाकिस्तान की जो सुरक्षा भेद है, रक्षा कवच है, उसको तोड़कर 30 किलोमीटर अंदर तक भारत जो है वार कर सकता है। यह भारत की जो ताकत है, इससे साफ मालूम पड़ता है। बिल्कुल, और जो इतना इंटीरियर टारगेट्स है, जैसे भावलपुर जो जैश ए मोहम्मद जहां मौलाना मसूद अजहर अपना टेरर फैक्ट्री चलाता था, उसके अंदर घुस के मारा है। मैं इस इलाके में इस जीटी रोड पर ट्रैवल किया हुआ हूं। अशोक, आप भी पाकिस्तान गए हैं, इस एरिया से वाकिफ हैं। मुरीद के जो कि लाहौर के पास है और भावलपुर जो कि मुल्तान के पास है, वहां पर अटैक किया गया। ये पाकिस्तान के अंदर है, पंजाब के अंदर है। हम पीओजे के या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो अटैक्स हुए, वो तो जो टेरर कैंप्स मुजफ्फराबाद, कोटली, बरनाला के एरियाज में जो अटैक हुए, पर सियालकोट ऑपोजिट सांबा कठुआ सेक्टर, लाहौर के पास मुरीद के जो कि लश्कर ए तायबा का हेडक्वार्टर्स है, जहां से हाफिज सईद अपना टेरर नेटवर्क चलाता है, जहां पर कर्नल कुरैशी ने जैसे एक्सप्लेन किया कि कैसे वहां पर ट्रेनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन और फंडिंग होती थी, उन टेरर कैंप्स पे अटैक किया गया। जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप, जैश ए मोहम्मद का नर्व सेंटर, उनकी टेरर फैक्ट्री का मुरीद के भावलपुर, वहां पे अटैक किया गया। तो क्लियरली प्रिसीजन अटैक्स किए गए। हालांकि इस ब्रीफिंग में यह नहीं बताया गया कि किस तरह के वेपन सिस्टम्स यूज किए गए, पर क्लियरली ये लग रहा है कि मिसाइल अटैक्स हुए हैं। बोथ सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स यूज की गई हैं और स्कैल्प मिसाइल्स यूज की गई हैं, जो कि बेसिकली प्लेटफॉर्म्स हैं रफाल एयरबोर्न होकर मिसाइल अटैक्स। क्योंकि जिस तरह की प्रिसीजन बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज की गई हैं, वो 0.8 मैक मिसाइल्स होंगी, स्कैल्प मिसाइल्स होंगी, क्योंकि पाकिस्तान की एयर डिफेंस के पास उसको रोकने का, उसको डिटेक्ट करने का और उसको न्यूट्रलाइज करने का कोई तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स या पर्टिकुलर बिल्डिंग्स को अटैक किया गया। जो तस्वीरें पाकिस्तान से इमर्ज हो रही हैं या जो तस्वीरें आज फौज ने और फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट ने, फॉरेन ऑफिस ने शेयर की अपनी ब्रीफिंग में, वो क्लियरली दिखाती हैं कि प्रिसाइज मिलिट्री टारगेट्स, प्रिसाइज टारगेट्स जो टेरर टारगेट्स थे, उनको अटैक किया गया। टिपिकल बिल्डिंग्स, साथ वाली बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ, जहां पर इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी कि या वहां एमओ डिपोज हैं, या वहां ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, या वहां आतंकी सो रहे हैं, वहां पर अटैक किया गया। अभी किस तरह का डैमेज हुआ है, किस तरह का डिस्ट्रक्शन हुआ है, या उसका कितने लोग मरे हैं, वो सब डिटेल्स नहीं शेयर हुई हैं, क्योंकि वो डिटेल्स आते आते वक्त लगता है। सेकेंडली, आप जानते हैं कि पाकिस्तान उसको ऑब्फस्केट करेगा, पाकिस्तान उसको डिनाई करेगा। बालाकोट में भी उन्होंने यही किया था कि कौआ तक नहीं मरा। तो भारत उस ब्लेम गेम में पड़ना ही नहीं चाहेगा। भारत ने क्लियरली दुनिया के सामने ये एविडेंस शेयर किया और माना, अनलाइक पाकिस्तान जो कि चुप के डिनाइल में रहा और कहता रहा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, भारत ने एक रिस्पॉन्सिबल, मेजर्ड, प्रिसाइज अटैक किया। और फॉरेन सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि ऑब्जेक्टिव ट्रू प्रोन था। ऑब्जेक्टिव था एक, जो टेरर फैक्ट्री चल रही है उसको डेटर करने के लिए, उसको ध्वस्त करने के लिए यह अटैक किया गया। और इनके पास इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि आगे भी ऐसे हमले हो सकते हैं, तो उसको डेटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए। तो एक पहलगाम के अटैक में जो लोग शामिल थे, जो हैंडलर्स थे, जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, उन पर अटैक किया गया, उनका टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त किया गया। दूसरा, आगे ऐसे वाकया ना हो, उस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त, उसको रोकने के लिए, उसको डेटर करने के लिए ये अटैक किया गया। जी, अमृतपाल, जो बताया गया कि ये जो तमाम जो टेरर कैंप थे वो 3 दशक से जो एक्टिव थे, लेकिन आपने ठीक कहा कि भारत ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहता कि भाई कितने आतंकवादी मारे गए। उसको लेकर कई तस्वीरें आ रही हैं, कई पाकिस्तान के जो आतंकवादी जो कमांडर हैं, जो एलईटी के कमांडर हैं, उनकी तस्वीरें आ रही हैं, उनकी जिंदा और उनके बाद की तस्वीरें आ रही हैं। तो भारत को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन
जो जो तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं, जिस तरह का डैमेज हुआ है, उस डैमेज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्षति जो है वो बहुत बड़ी है। क्योंकि वो जो बिल्डिंग्स को, जो जिस तरह से बिल्डिंग्स में छेद हो गए हैं, वो जो पूरा का पूरा सेंटर था, सलमान खान की फिल्म का मुझे एक डायलॉग याद आता है, इतने छेद करूंगा, तो उसी तरह से वो जो बिल्डिंग है उसमें इतने छेद हो गए हैं कि समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा डैमेज हुआ होगा। तो इसमें लेकिन हमारे संवाददाता अखिलेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। अखिलेश, ये जो जानकारी दी गई वो बड़ी मतलब एक लिमिटेड जानकारी दी गई और ये कहा भी गया, क्योंकि अभी ऑनगोइंग चीजें हैं, बहुत सारी चीजें अभी सामने आएंगी, तो क्या इस तरह की और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लगातार होंगी या कुछ और इसके अलावा डिटेल आपके पास जो मौजूद हो? या निश्चित तौर पे विक्रम मिश्री जो विदेश सचिव हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए ये ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, जितनी जानकारियां देनी थी भारत को उतनी जानकारियां दी गई है। और ये जो जानकारी दी गई उसमें एक तरीके से कहें कि एक ग्राफिक पिक्चर पेश किया गया और पूरी तरह ग्राफिक्स करके दिखाया गया कि कहां कहां हमारे मिसाइल गिरे, कहां कहां उन पे हमला किया गया, कहां कहां उनकी बिल्डिंगों को ध्वस्त किया गया। लेकिन साथ साथ विदेश सचिव ने यह भी बताया यह जो ऑपरेशन था यह ऑपरेशन प्रीएम्प्ट करने के लिए था कि कोई और हमला नहीं हो, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट ये थे कि और भी हमले हो सकते हैं। उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जो रिजोल्यूशन लिया था वो यूनानिमस रिजोल्यूशन लिया था। उस रिजोल्यूशन में ये साफ साफ कहा गया था कि जो पहलगांव आतंकी हमले हैं उनके परपेट्रेटर्स को, उनको पोषित करने वाले को, उनको सजा दी जानी चाहिए। तो उसी रिजोल्यूशन के आलोक में भारत ने कार्रवाई की है और उन्होंने साफ यह भी किया कि किसी भी सैनिक ठिकाने की, किसी भी सरकारी ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि निशाना उन जगहों को बनाया गया जो आतंकवाद के गढ़ थे, जहां आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती थी। और आतंकवाद के जो तरह तरह के रिक्रूट होते हैं उसमें एक ऐसी जगह पर थी जहां की सुसाइड बॉम्बर्स तैयार किए जाते थे। एक ऐसी जगह थी जहां 2008 का अजमल कसाब को जहां ट्रेनिंग दी गई थी। तो इस तरह भारत ने एक जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट आतंकवाद के इधर हाल के 3 दशकों में हुए हैं, उन 3 दशकों के मेजर सीक्वेंस ऑफ इवेंट भी दिखाए और उसके बाद बताया कि उन सारे ठिकानों को लोकेट किया गया क्रेडिबल इंटेलिजेंस के आधार पे और उसी आधार पे ये हमले किए गए, प्रिसाइज हमले किए गए। और कह सकते हैं कि भारत ने यह जो तकनीक बनाई है, भारत ने यह जो तकनीक अपनाई है, तो पाकिस्तान को भी आश्चर्य हो रहा होगा कि भारत ने ऐसी तकनीक की, जिस तरह से प्रिसाइज हमला किया गया कि किसी भी अन्य जगहों पे नहीं हो, किसी भी सिविलियन को क्षति नहीं हुई। बात साफ साफ कही गई कि कोई भी सिविलियन इसमें नहीं मारा गया है, केवल टेररिस्ट और टेररिस्ट के ठिकाने खत्म किए गए हैं। तो निश्चित तौर पे जो लगता है कि अगर पाकिस्तान कोई मिस एडवेंचर करेगा तो आगे आने वाले दिनों में और भी ऑपरेशनल इस तरह की कार्रवाइयां की जाएगी और जिसकी तरफ विदेश सचिव ने इशारा किया कि और भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगे जिसमें कि आपको और सारे डिटेल्स शेयर किए जाएंगे। जी, निश्चित तौर पर तो पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई है उसमें भारतीय सेना का अनुशासन और भारतीय सरकार का, जिस तरह से उसने बार बार कहा कि किसी भी तरह का कोई भी जो पाकिस्तान का सिटीजन इस्टेब्लिशमेंट है उसको, उस पर हमला नहीं किया गया। 9 जो टारगेट्स हैं उन पर किन पर हमला किया गया उसको साफ तौर पर ग्राफिक्स के जरिए सेना की तरफ से और विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर दिखाया गया। अमृतपाल, आपसे एक बात और भी समझना चाहेंगे। आपने देखा कि किस तरह से यह भी बताया गया कि अगर पाकिस्तान किसी तरह का मिस एडवेंचर करता है, जो कि बात आप पहले हमारी आपकी जब चर्चा हो रही थी तो आपने कहा, तो उसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार होगा, भारत उसके लिए भी तैयार है। कैसे इसके मतलब निकाले जाएं? देखिए, मिलिट्री स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है इंडिया की। पहलगाम अटैक को करीब 2 हफ्ते हो गए हैं। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने बौखलाहट में या गुस्से में कोई कदम नहीं उठाया। भारत ने सोची समझी रणनीति जो क्रेडिबल इंटेलिजेंस पे बेस्ड थी, जो एविडेंस पे बेस्ड थी। पाकिस्तान लाख कहता रहा कि आपने हमें एविडेंस नहीं दिया। जैसे अशोक कह रहे थे कि अब वो वक्त भारत सीखता है ना अपने आप से कि आप उनको डॉसियर देते रहे, उन्होंने डिनाई करना है। उनको भी पता है, दुनिया को भी पता है, हमको भी पता है कि कहां से टेरर कैंप्स चलते हैं, पर फिर वो डिनाइल में रहे। तो इस वक्त उनके साथ एविडेंस शेयर करने की जरूरत नहीं थी। इस वक्त उन्होंने ये पता था कि डिनाई करना है, कर भी रहे थे।
कोई रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड पहलगाम के बाद भी नहीं दिखाया। और फिर भारत ने एक क्रेडिबल एविडेंस के बेस पर, इंटेलिजेंस के बेस पर टारगेटेड प्रिसाइज मिलिट्री अटैक्स किए जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ थे। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर साहिबा का मौजूद होना ये दर्शाता है कि ये जॉइंट ऑपरेशन था इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, क्योंकि फॉरेन सेक्रेटरी वहां मौजूद थे, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी जारी थी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी आप कर रहे होंगे, इस तरह की खबरें आ रही हैं। पर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या प्रेस वार्ता थी वो उन्होंने ये क्रॉनिकल किया कि भारत का ऑब्जेक्टिव क्या था ये स्ट्राइक्स करने का। भारत का ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, कोलैटरल डैमेज बिल्कुल ना हो, पाकिस्तान की मिलिट्री या इकोनॉमिक जो इंस्टॉलेशंस हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उसको ना अटैक किया जाए। करने को भारत कर सकता है, पर भारत इसको एस्केलेट नहीं करना चाहता। आप विदेश सचिव की स्टेटमेंट देखें दैट इंडिया टुक अ मेजर्ड एंड अ नॉन एस्केलेटरी रिस्पॉन्स। Now the onus is on Pakistan. If they want to escalate, the military would have factored it in. हमारी फौज ने ये फैक्टर किए होंगे सिनेरियो कि आए आप, फिर अगर लड़ना है, हम नहीं लड़ना चाहते। हम आपको भी कहते रहे हैं कि आतंकवाद की ये जो फैक्ट्री है बंद कर दें, नहीं करनी हम करवा देंगे, लड़ना है तो फिर तैयार। फिर बिल्कुल एक मैसेज है, पाली जाती है फौज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है। एक तरह के भारत की जो रणनीति है वो बड़ी, मतलब कह सकते हैं कि बड़ी चतुराई से भारत ने पूरी रणनीति तैयार की है। आतंकवादी ठिकानों पर हमला करा, पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर हमला नहीं किया। अब पाकिस्तान अगर हमला करता है तो फिर युद्ध शुरू करने का जो पूरा ऑनस है वो पाकिस्तान के ऊपर होगा, और तब भारत जो है मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में होगा। तब भारत को कोई ताकत ये नहीं कह सकती युद्ध आपने शुरू किया। इस बीच में आपको एक, इससे पहले कि आगे बढ़े, एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं। एक ट्वीट मैंने देख रहा हूं, मनोज नरवणे, जनरल मनोज नरवणे का एक ट्वीट है जो भारत के सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। उनका ट्वीट ये कहता है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। इसके क्या मायने हैं ये समझने की जरूरत है कि अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है। और इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा गया कि अभी सब कुछ चीजें चल रही है, डेवलपमेंट जारी है, उसके बारे में और बताया जाएगा। तो अभी पिक्चर बाकी है का मतलब यह है कि अभी और बहुत कुछ होना बाकी है। क्या होगा उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजीव कुमार सूद, एडिशनल डीजी बीएसएफ, बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ में प्रोफेसर संजय भारद्वाज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू, वो भी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, अश्विनी मिश्रा भी जुड़े हुए हैं लाल चौक से। तो लाल चौक सबसे पहले चले अशोक, और ये जानने की कोशिश करें अश्विनी आपसे, क्या रिएक्शन है वहां पर, क्योंकि ये जो घटना घटी वो जम्मू कश्मीर की छाती पर घटी, और सबसे बड़ी बात है कि उसका रिएक्शन भी वहां सबसे ज्यादा देखने को मिला था। मैं ये भी बता दूं, इससे पहले अश्विनी जवाब दें, मैं जोड़ दूं, अश्विनी सुबह से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबह 7 बजे से लाल चौक पर, और तब लाल चौक पर बिल्कुल वीराना था क्योंकि वहां पर मौसम थोड़ा ठंड सर्दी का माहौल है। दिल्ली जैसी गर्मी नहीं है, बाकी से उत्तर भारत जैसी। लेकिन अब वहां पर चहल पहल बढ़ गई है, तो अब वहां पर बहुत कानाफूसी भी हो रही होगी, वहां पर बहुत कुछ कहा सुना जा रहा होगा। अश्विनी, क्या चल रहा है अब लाल चौक पर? जी अशोक, निश्चित तौर से हम यहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे, यहाँ के लोगों के मनोउद्गार भी आपको दिखाएंगे। हमारे सहयोगी पीयूष वर्मन सब कहेंगे पहले वो लाल चौक पर शान से लहराता हुआ हमारा तिरंगा दिखाएं, जो कि बेहद शान से यहाँ पर फहरा रहा है। और साथ ही साथ हमारे जो शौर्य है सेना का, जो हमारे सेना का भी कारनामा है, उसको भी कहीं न कहीं बयां कर रहा है। अगर देखें तो सही तरीके से, जिस तरीके से आज पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर भारत ने बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, बहुत ही संयमित तरीके से, बहुत ही संतुलित तरीके से, बहुत ही पेशेवराना तरीके से, बहुत ही सफल तरीके से और बहुत ही सीमित तरीके से, अभी भी सेना के लिहाजन अगर देखा जाए तो संयम और सीमित तरीके से ही पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। और जिसकी जानकारी अभी हमारी नारी शक्ति स्वरूपा कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने दिया, इसके भी निहितार्थ है। और अशोक, हम ये भी कहेंगे कि इसके पहले 1:30 बजे के आसपास जब एडीजीपीआई का ट्वीट आता है कि जयाय प्रशिक्षिता,
जयाय प्रशिक्षितः, और साथ ही साथ उसमें है कि जयाय प्रशिक्षितः यानी कि हम जय करने के लिए प्रशिक्षित हुए हैं और हम प्रशिक्षित हुए हैं इस तरीके के ऑपरेशंस को देने के लिए। उसी समय भारतीय सेना ने अपने शौर्य का परिचय दे दिया था, जिसकी आधिकारिक रूप से घोषणा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सेना के प्रतिनिधियों द्वारा। निश्चित तौर से एक बड़ी बात है। और कश्मीर की बात करें, इसके पहले के बुलेटिन में जब अशोक से बात हो रही थी तो लोगों ने इसका स्वागत किया, खुले मन से स्वागत किया, क्योंकि वे मानते हैं कि हिंदुस्तानियत पर हमला था, ये कश्मीरियत पर हमला था, यहाँ के रोजगार पर हमला था, यहाँ के अमन चैन पर हमला था, भारत की आत्मा पर हमला था। और भारत की आत्मा पर हमला होने के बाद जिस तरीके से हमारे शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री ने देश और दुनिया से वादा किया था, उसको आज दुनिया ने देखा है। घाटी में हर जगह इसकी भूर भूर प्रशंसा हो रही है, मुक्त कंठ से प्रशंसा हो रही है। और इसको केवल यही कहा जा सकता है कि फिर आज भुजाएं फड़क उठी भारत के वीर जवानों की, अपने जीवन की रक्षा मांगे, जिन्होंने हम पर आक्रमण किया है और जिन्होंने हम पर आक्रमण करने की इस तरीके की कोशिश की थी। तो निश्चित तरीके से जो प्रिसाइज तरीके से, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये भी साबित किया है कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में नहीं, हम 150-200 किलोमीटर तक इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके बगैर सीमा पार किए और बगैर सीमा से परे भी गए। ना सीमा पार हमने किया, ना हम सीमा से परे गए हैं, लेकिन हमने जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को ढहा दिया है, हमने लश्कर ए तोयबा के हेडक्वार्टर को ढहा दिया है। तो हमने इरादे एकदम साफ कर दिए हैं कि पाकिस्तान को जो कदम उठाने चाहिए थे, दहशतगर्दी के कैंपों को जिसको खुद नष्ट करना चाहिए था, अगर पाकिस्तान उसको नहीं करता है, लीपापोती करता है, उस पर अलग अलग तरीके से घात प्रतिघात करता है, तो घात प्रतिघात अब नहीं सहा जाएगा। बिल्कुल अश्विनी, जो जिस तरह से पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था और देश में गुस्सा था, लोग जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, देखना चाहते थे भारतीय सेना और जो भारतीय जो पराक्रमी है, जो वीर है, उनका किस तरह से गौरव है। और ये कहा जा रहा है कि पूछ रहा है दिग दिगंत, वीरों का हो कैसा वसंत। तो वीरों का वसंत जो है वो दिखा है भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य के जरिए, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो बार बार दिखता रहा है। हमारे साथ में खास मेहमान प्रोफेसर संजय भारद्वाज जुड़े हुए हैं। निखिल, एक मिनट मैं रोक रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे लगता है मैं पहले डीजी, एडिशनल डीजी जो है संजय सूद जी के पास, संजीव सूद जी के पास चलते हैं, क्योंकि जो अभी जैसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं ना कि सीमा के अंदर घुसकर मारा है, तो सीमा की रखवाली करने की जिम्मेदारी बीएसएफ की रहती है, और जो वहां पे पूरा टेरेन है उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे सूद सर आप। तो आपसे जानना चाहते हैं सर, ये जो सीमा के अंदर घुसकर मारा गया, जिस तरह से मारा गया, कितनी बड़ी चुनौती थी, और क्या लगता है आपको कि ये पूरा ऑपरेशन किस तरह से जो है इसको कामयाब बनाने के लिए क्या प्रिपरेशन की गई होंगी, क्या चुनौतियां होंगी इसमें? जी नमस्कार, मुझे बुलाने के लिए। और जहां तक मेरी नॉलेज है, ये मिसाइल्स अटैक्स थे जो हिंदुस्तान ने किए। तो मिसाइल अटैक्स में सीमा पार करना तो ऊपर से निकल गए होंगे, इसमें बीएसएफ के लिए कोई चुनौती नहीं है। बीएसएफ के लिए वो चुनौतियां हैं। सर मैं पूछ रहा हूं पाकिस्तान के लिए क्या, मतलब ये पाकिस्तान का तो एयर डिफेंस सिस्टम होगा ना, उसको हमने भेजा है। जी 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 जी, आप ठीक बोल रहे हैं। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भेदा है हमने, और जैसा अंग्रेजी में बोलते हैं दैट वी हैव कॉट देम बाय सरप्राइज। पिछली दफा हमने बालाकोट किया था, तो वो एंटिसिपेट कर रहे होंगे कि हम उसी प्रकार का एयर रेड वगैरह करेंगे, जबकि हमने ये वाला रास्ता अडॉप्ट किया। और इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि एक भावलपुर को छोड़कर बाकी सारे के सारे टारगेट्स विद इन 30-35 किलोमीटर के रेंज में है। तो ये भी है कि हमने उनके रडार सिस्टम्स को इस तरह से डिसीव किया, और हमने उन टारगेट्स को हिट किया जो कि उनके विजुअल रेंज में नहीं रहे होंगे। और इन मिसाइल्स की हाइट इतनी हाइट पर गए होंगे कि जो उनके रेंजर्स और जो उनकी मिलिट्री सीमा पर तैनात है वो इनको इंटरसेप्ट कर सके। और क्योंकि टारगेट्स हमने ऐसे सेलेक्ट किए थे जो कि मिलिटेंट कैंप्स थे, तो वहां पर भी कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम उनका नहीं रहा होगा जो इनको इंटरसेप्ट कर ले। तो इसलिए मैं फौज को और अपनी पूरी डिसीजन मेकिंग एस्टेब्लिशमेंट को बहुत प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इस तरह के टारगेट सेलेक्ट किए जो ना कि सिर्फ हमारे लिए मुश्किल पैदा कर रहे थे बार बार,
अटैक्स लॉन्च करके, बल्कि अपनी कोई भी नुकसान बिना किए हुए उन्होंने उनके ऊपर काफी नुकसान किया, और साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया कि उनके सिविलियंस और उनके जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे कोई नुकसान नहीं हो। तो इस तरह से हालांकि कुछ हद तक हमारा एक जो पहलगाम के बाद हमारा एक ऑनर रिस्टोर हुआ, हम कह सकते हैं हमारा, और पर हमें अपने इस सफलता पर चुप होकर बैठ नहीं जाना चाहिए। हमें जरूरी है कि हम पूरे प्रिकॉशंस लें और अपने आप को, हमारा गार्ड नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बालाकोट में भी देखा पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। यहां पर वो क्या रिटेलिएट करेंगे, हमारे स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को इसके बारे में सोचना बहुत आवश्यक है। क्या रिटेलिएशन होगी और हम उसको किस तरह से रोकेंगे जिससे कि ये एस्केलेट ना हो स्थिति। तो ये हमारे लिए अभी जो हमने सक्सेस अचीव करी वो बहुत अच्छा है, उसके लिए सब लोग बधाई के पात्र हैं। और आगे क्या होना चाहिए उसके लिए हमें पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि बिल्कुल। भारत की तो तैयारी निखिल होती ही, निश्चित। और जिस तरह से ये- अमृत भी बता रहे थे और बिल्कुल। हमारे जो साथी हैं वो सब लोग बता रहे थे, और अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा कि किस तरह से लगातार जो ये तैयारी है भारत की, क्योंकि भारत ने कहा है कि मिस एडवेंचर करेंगे तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, किस तरह से आकलन करेंगे अगर इसको टोटल सिनेरियो में देखें? आप 22 मई से जब से ये हमला हुआ उसके बाद भारत की अभी हमारे संवाददाता अमृतपाल बता रहे थे कि बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, बहुत ही जिसको कहते हैं कि ठंडा करके खाना, जो हम देशी भाषा में कहते हैं, उसको भारतीय सेना ने, भारतीय एस्टैब्लिशमेंट ने, भारत सरकार ने उसको देखा, समझा, जाना, और उसके बाद तब ये अटैक किया गया है। जी धन्यवाद पहली बात तो बुलाने के लिए, और मैं भारतीय सेना को बधाई देता हूँ, पूरे देश को, हिंदुस्तान को बधाई देता हूँ। और ये बात साबित हो गई कि जो पाकिस्तान की सेना है वो भक्षक है और भारत की सेना है वो रक्षक है। उन्होंने, पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान को खा दिया, पूरा खोखला कर दिया। दूसरी बात, भारत अब एक्शन में है, ना केवल सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, अब मिलिट्री और सैनिक रूप से भी एक्शन में है, और दुनिया को, पाकिस्तान को नहीं दुनिया को भी दिखा रहा है कि भारत एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, एक हार्ड पावर है और अपनी रक्षा जानता है। भारत का तीसरा जो पहलू है कि भारत का आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस है, और उनकी जो नीति है, दो नीतियों पे अब भारत काम कर रहा है पाकिस्तान जैसे देशों को मुंह की खिलाने के लिए, कि डिटरेंस बाय पनिशमेंट। हम डिटर भी करेंगे लेकिन तुमको पनिश भी करेंगे, यानी कि तुम अगर बाज नहीं आओगे तो तुम्हारे घर में आके मारेंगे। और हमने दो, बालाकोट से लेके, उरी से लेके, और ये सबसे बड़ा एक स्ट्राइक किया और उनको पनिश किया, और बहुत सेलेक्टिव, बहुत प्रोफेशनली हमने स्ट्राइक किया। हमने पाकिस्तान के आर्मी ठिकानों पे नहीं, जो आतंकवाद के जो पनाहगार थे, जो आतंकवाद को बढ़ा रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, लश्कर-ए-तैयबा, जैसे मोहम्मद, इनके ठिकानों पर एक सेलेक्टिव 9 ऑपरेशंस किए। तो निश्चित रूप से भारत की सेना का जो प्रोफेशनलिज्म है, जो एक सेलेक्टिव एक अप्रोच है, वो जग जाहिर होता है, वो दुनिया के सामने आता है। तीसरी बात कि ये भी साबित हो रहा है कि हमने, हमारी जो डिनाइल स्ट्रेटजी है कि हम अभी अब आतंकवाद को हमारी सीमाओं में नहीं घुसने देंगे, चाहे वो कितना ही क्रॉस बॉर्डर कोशिश करे। हमने निश्चित रूप से अपनी इंटेलिजेंस सर्विस को अभी मजबूत किया है, हमने अपने चेक पोस्ट को मजबूत किया है, और अब आगे हम निश्चित रूप से अपने बॉर्डर्स को मजबूत कर रहे हैं। बात आती है कि पाकिस्तान के पास अभी खोने के लिए कुछ नहीं है। वो प्रोवोकेटिव हो रहा है, वो दूसरे देश को, जो जिस तरीके से वो कंगाल हो गए, और भारत जिस तरीके से प्रगति का, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी ने साफ साफ कहा है कि हम विकास की बात करते हैं, हम शांति की बात करते हैं, हम दुनिया के विकास की बात करते हैं, और पाकिस्तान जो एक खोखला देश हो चुका है वो ये चाहता है कि भारत भी उसी रास्ते पे आए। हम प्रोवोकेटिव नहीं होंगे, हम सेलेक्टिव जाएंगे, हम युद्ध की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन आतंकवाद की जो उनकी हरकतें हैं उनको हम बिल्कुल मुंह की खिलाएंगे और खिला रहे हैं। और जो स्ट्राइक दिया, दुनिया ने इस बात को मुझे अप्रिशिएट करेगी। और आतंकवाद का जो, देखिए, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बहुत खरी सुनाई, उनको एक हीनियस क्राइम के रूप में वो यूएन में गए, सीक्रेट एक मीटिंग रखवाया यूएन में, और उसमें भी यूएन ने भी साफ साफ कहा कि आप जिस तरीके से आतंकवाद को पनाहगार, उनका अपना डिफेंस मिनिस्टर एक्सेप्ट कर रहा है कि 30 साल से हम आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, और वो हम अपने लिए तो दे ही रहे हैं,
हैं हमारे को अमेरिका और यूके वो उनके दूसरों के कंधों पे बंदूक चलाने का। बेसिकली तो पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ है ना, वो ही अपने आप में एक गलत हुआ है। उसका जो और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पिछले कई दिनों से लगातार ये कह रही थी, ये पहले बिलावल भुट्टो ने भी कहा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी कहा कि हाँ हम आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहे हैं, 3 दशक से रहे हैं, लेकिन हम तो ये काम वेस्ट के लिए कर रहे थे, इसके लिए कर रहे थे, उसके लिए कर रहे थे। तो पाकिस्तान लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि दरअसल वो दूसरों लोगों के लिए डर्टी काम कर रहा था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया, ये दिखाकर कि कहां कहां ट्रेनिंग सेंटर है और भारत में कौन कौन सा आतंकी हमला जो है वो कहां पर ट्रेनिंग देकर किन लोगों ने किया। लेकिन अमृतपाल, एक इंपॉर्टेंट बात जो है यह है कि पाकिस्तान के पास अब बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है। वो जरूर जो है वहां की सेना, वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो ये कोशिश जरूर करेगी अपने लोगों को ये दिखाने के लिए कि हां हमने कुछ किया है। अभी तो उनके पास दिखाने के लिए सिर्फ कुछ फेक खबरें हैं, जो लगातार फेक खबरें दिखाकर पाकिस्तान के लोगों का दिल जो है भरमाने की कोशिश कर रहा है कि देखो हमने भी कुछ किया, हमने भी कुछ किया है। लेकिन अब पाकिस्तान के पास जो रास्ते हैं वो शायद वो टर्की की तरफ देखे, शायद चीन की तरफ देखे, क्योंकि बाकी दुनिया तो उसके सपोर्ट में खड़ी कहीं नहीं दिख रही है। कल ये यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में साफ हो चुका है। क्या लगता है इसमें, क्या पाकिस्तान जिस तरह के हालात में है, क्या टर्की कुछ पाकिस्तान की मदद करने के लिए आएगा या चीन हिमाकत करेगा कि पाकिस्तान की मदद करने के लिए आ पाए ऐसे सूरत हाल में? देखिए, करना चाहेंगे भी चीन और टर्की, पर कोई ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, क्योंकि मॉरल ग्राउंड्स क्या लेंगे। पाकिस्तान की फौज इस वक्त इस विडंबना में होगी कि करें क्या। वो क्या अभी क्या कर रहे हैं, एक तो वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहे हैं या मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहे हैं कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, भारत का था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अब वो कहेंगे कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, इनकी फौज झूठ बोलती है, इनका विदेश मंत्रालय झूठ बोलता है। और अगर क्योंकि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया, कैसे आप प्रोस्क्राइब टेररिस्ट हाफिज सईद को बचाओगे? कैसे कहोगे कि बुरीद के में जो हमला हुआ गलत हुआ? वो खुद ही मान बैठे हैं कि जी हाँ ये टेररिस्ट है, पूरी दुनिया मान बैठी है। तो चीन और टर्की के पास चुप रहने के सिवा ज्यादा ऑप्शन है नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि जहां दुनिया उनको क्रिटिसाइज करे वहां चीन और टर्की हल्का हाथ रख दें और चुप रह जाएं। पर मिस एडवेंचरिज्म को अगर वो कोई करते हैं उसको ज्यादा सपोर्ट कर नहीं पाएंगे, मॉरल ग्राउंड्स होंगे नहीं। मेरे ख्याल है कि भारत की ये जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी इस हिसाब से भी बड़ी ब्रिलियंट है कि अब पाकिस्तान के पास रिस्पांस का कोई जरिया नहीं रहा। अगर पाकिस्तान फौज की इंस्टॉलेशन हिट होती, जो इंडियन आर्मी केपेबल है, ये क्लियर हो चुका है। अगर आपके मिसाइल्स को आपका एयर डिफेंस सिस्टम नहीं डिटेक्ट कर पाया और मल्टीपल लोकेशंस पे 15 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भावलपुर, मल्टीपल लोकेशंस, 25 मिनट में ऑपरेशन लॉन्च्ड, ऑपरेशन ओवर, डैमेज कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। सो आप ये 25 मिनट में अंजाम दे के आप बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि अब आप रिस्पांस दें तो दें, फिर हम तैयार हैं। तो वो उनके पास रिस्पांस क्या है? हाय हाय करने के सिवाय या इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन के सिवा या थोड़ी बहुत एलसी पे या लाइन ऑफ कंट्रोल पे आर्टी फायर कर लेंगे। इसके अलावा ऑप्शन ज्यादा है नहीं है उनके पास। अमृत, मुझे जो है एक बात याद आ रही है। मुझे लग रहा है पाकिस्तान की, भारत ने जो पाकिस्तान की हालत करी है ना, वो एक्चुअली एक कहावत में बड़ी सटीक बैठती है। वो ये है कि पापा मारे भी और रोने भी ना दे। तो भारत ने पाकिस्तान की हालत ऐसी करी है, मारा भी है और उसको रोने के लिए भी कहीं नहीं छोड़ा। वो दुनिया में जाके कहीं रो भी नहीं सकता। ये हालत भारत ने पाकिस्तान की बना दी। इसलिए बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी है भारत की, बहुत तरीके से भारत ने काम किया। हालांकि 14 दिन लगे, 14 दिन कुछ ज्यादा नहीं होते। भारत में कुछ लोग प्रेशर बना रहे थे कि भारतीय सेना क्या कर रही है, भारत जो है अटैक क्यों नहीं करता, भारत युद्ध क्यों नहीं करता। लेकिन युद्ध कोई समाधान नहीं होता, लेकिन हां जवाब देना जरूरी था। भारत ने 14 दिन लिए। 14 दिन बहुत कम दिन होते हैं, लेकिन 14 दिन में भारत ने ऐसा जवाब दिया है कि पाकिस्तान से ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। निश्चित तौर पर आपने कहा ना कि जिस तरह से कि पापा मारे और रोने भी ना दे, तो पाकिस्तान की स्थिति निश्चित तौर पर इसी तरह से हो गई है। और अखिलेश सुमन, आपसे हम एक बात ये जानना समझना चाहेंगे। इससे पहले हम देखा करते थे कि इजराइल की फोर्सेस हो या फिर अमेरिका हो, वो इस तरह के ऑपरेशन चलाते
आता था, डिसिप्लिन्ड फौजें हुआ करती थी और वो इस तरह के ऑपरेशन चलाती थी जहां पर पिन पॉइंटेड आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशंस हुआ करते थे। भारत सेना ने भी ये दक्षता एक बार न सिर्फ हासिल की है, बार बार दिखाया है, एक बार फिर दिखाया है, पाकिस्तान के सीने पे चढ़कर दिखाया है। क्या कहेंगे आप? इस पर जवाब देने के पहले मैं एक चीज आपको केवल बता देना चाहता हूं कि अभी अभी जो सूचना मिली है कि भारत ने वाशिंगटन से सऊदी अरब, यूएई, यूके और अन्य कई देशों से बात की है और उनके इस पूरी घटना से अवगत कराया है कि किस तरह से भारत ने प्रिसाइज ऑपरेशन किया है। तो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश अगर पाकिस्तान करता, उसके पहले ही भारत ने अपने मित्र देशों को बता दिया है कि हमने ऐसा ऐसा ऑपरेशन किया है और इन जगहों पर किया है, तो वो सारी डिटेल शेयर कर दी गई है जो मित्र देश है। अब आपकी बात है, निश्चित तौर पर ये जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि ये पाकिस्तान के लिए सत्ते में ला देने वाली बात है कि उन्होंने अभी तक तो इजराइल का देखा था कि इजराइल ने किस तरह से, चाहे वो हमास के खिलाफ हो या फिर लेबनान में हो या यमन में हो, हुतियों के खिलाफ किस तरह से प्रिसाइज हमले किए उन्होंने। लेकिन जब एक बार तकनीक निकलती है तो वो तकनीक और भी जगह जाती है और जब मित्र देश होते हैं तो मित्र देश उन तकनीक को साझा करते हैं। हम देख रहे थे लगातार कि इजराइल की तरफ से इजराइल के एम्बेसडर भी लगातार बोल रहे थे कि हम भारत को हर तरीके की मदद करने के वो तैयार है। अमेरिका की तरफ से बयान आ रहे थे कि हम भारत की हर तरीके से मदद करने को तैयार है। तो निश्चित तौर पे भारत लगातार जो अपने रक्षा तकनीक को, अपने जो अन्य जो तकनीक है, उन सारे तकनीक को जिस तरीके से बढ़ा रहा था, उसका एक तरीके से कहे कि आज प्रमाण मिल गया कि किस तरह से भारत की जो उन्नत तकनीक है, चाहे वो सैटेलाइट के थ्रू गाइडेड हुई हो या फिर हमारे अन्य जो इक्विपमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, उनके थ्रू गाइडेड हो, हमारे पास अब एक क्षमता आ गई है कि हम जाके किसी भी देश के अंदर, दुश्मन देश के अंदर टारगेटेड जो अटैक कर सकते हैं ताकि प्रिएम्प्ट करें कि उनका हमला किसी तरीके से हम पर वापस ना आए। एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा, मुझे लगता है वो भी हमको समझना चाहिए। शायद भारत की सेना के पास तो क्षमता पहले से थी, ऐसा नहीं है कि भारत की सेना के पास क्षमता नहीं थी। याद कीजिए 2008 में भी जब मुंबई आतंकी हमला हुआ था तो भारतीय वायुसेना ने पूरी तैयारी कर ली थी। अगर भारतीय वायुसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि हम जो है पाकिस्तान को घुसकर मारना चाहते हैं, तो इसका मतलब उनके पास क्षमता भी थी, उनके पास जज्बा भी था, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं थी उस वक्त। और पॉलिटिकल विल नहीं थी तो इसलिए सेना को रोक दिया गया था साल 2008 में। और दूसरी चीज ये भी समझनी चाहिए, अगर ये जो अटैक भारत की तरफ से किया गया है, अगर इसमें राफेल का इस्तेमाल हुआ जैसे कि खबरें आ रही हैं, तो राफेल भारत को बहुत पहले मिल जाता, लेकिन राफेल को लेने के लिए भी भारत के पास पॉलिटिकल विल नहीं थी। भारत की तरफ से कहा गया था कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन 2014 के बाद जो भारत की विल, जो एक पॉलिटिकल विल दिखी, उसमें राफेल को लिया गया, सेना को खुली छूट दी गई। तो शायद हमारी सेना के पास तो क्षमता थी, लेकिन हमारी राजनीतिक जो नेतृत्व था उनके पास वो विल नहीं थी। अब क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व के पास विल है और राजनीतिक नेतृत्व के पास जो विल है, उसी के कारण आज हम डिफेंस सेक्टर में जो है लगातार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी दुनिया से ले रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी भारत के अंदर हम इजाद कर रहे हैं, और इससे भारत की जो क्षमता है, भारत की जो मारक क्षमता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। निखिल जी, निश्चित तौर पर। और जो दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की आपने बात कही, वो दैट मेक्स ए बिग डिफरेंस, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। प्रोफेसर भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो मैं चाहूंगा इस विषय पर ज्यादा जानकारी दें, क्योंकि सेनाएं तो हमारी पहले से तैयार थी, जिसको कहते हैं कि देहु शिवा बर मोह है, शुभ कर्मन से कबहू न डरूं और इसे जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। तो अपनी जीत तो हमारी निश्चय ही थी, जो दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति थी वो इसमें एक ऐड ऑन हुआ है और वही बड़ा फर्क लेकर के आया है। प्रोफेसर भारद्वाज, देखिए, निश्चित रूप से जो लीडरशिप का रोल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है देश को आगे ले जाने में, देश की प्रगति में, चाहे उसका आर्थिक विकास हो, चाहे उसकी सुरक्षा की बात हो। और भारत ये निश्चित रूप से एक सॉफ्ट पावर रहा है और सॉफ्ट पावर के माध्यम से भी कोशिश किया है पाकिस्तान और बाकी पड़ोसी देशों के साथ में अच्छे संबंध बनाने का, डायलॉग भी किया है, डिस्कशन भी किया है, अमन की आस भी रखी है, लाहौर समिट भी किया है, आगरा समिट भी किया है, लेकिन पाकिस्तान को एक जो हार्ड पावर वाली भाषा समझ में आती है, उनको सर्जिकल स्ट्राइक वाली ही भाषा समझ में आती है। देखिए, एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत दुनिया का एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है। भारत कभी भी इंटरनेशनल किसी भी लॉ का उल्लंघन नहीं करता, यूएन चार्टर को फॉलो करता है। आज भी भारत ने यूएन चार्टर को फॉलो किया है और यूएन चार्टर कहता है कि अगर कोई आतंकवाद
गतिविधियों को, कोई आतंकवाद को बढ़ाता है तो उसके प्रति जीरो टॉलरेंस रखिए, उसको खत्म कीजिए, उसको नेस्तनाबूद कीजिए। भारत ने वही आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक किया है। भारत एकदम, और ये बात भी, दूसरी बात जो आती है कि आपने जैसे चीन की बात कही, आपने टर्की की बात की, देखिए अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को आप समझने की प्रयास कीजिए कि भारत जो पाकिस्तान को जो आइडियोलॉजिकल पहले सपोर्ट रहता था वो सऊदी अरबिया का रहता था। सऊदी अरबिया समझ गया कि एक रॉक स्टेट है और ये बिल्कुल एकदम से इसमें जितना डालो, बास्केट केस है, जितना डालो प्रोफेसर भारद्वाज, मैं आपको 1 मिनट के लिए यहां पर रोकूंगा। अमृत पाल कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ खबर उनके पास है। अमृत, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, मैं एक प्रोफेसर भारद्वाज की बात को मैं एक टिप्पणी करना चाह रहा था। आई थिंक एक टेक अवे इस स्ट्राइक का ये भी है कि भारत ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है, एक तो एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन जो प्रोफेसर भारद्वाज कह रहे थे, उसके अलावा दैट हाउ डिफरेंट यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान की सरजमी से ये ऑपरेशन हुआ, वहां से आज विदेश सचिव ने कहा कि हमारे पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है कि हमारी 14 दिन जो लगे हम यही इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे कि कौन कौन किससे बात कर रहा था, और ये तार सीधे पाकिस्तान में जाके जुड़ रहे थे। पाकिस्तान आज तक डिनायल मोड में है। भारत ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि उनकी स्ट्रैटेजी पाकिस्तान से कैसे अलग है। हम ओन करते हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के किया कि हमने ये ऑपरेशन किया है, हमने इन टेरर कैंप्स पे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शेयर की। इस टैंक कैंप में 15 लोग ट्रेन होते थे, इस कैंप में फंडिंग होती थी, इस कैंप में ट्रेनिंग होती थी, यहाँ पर कॉन्स्पिरेसीज हैंडल की जाती थी, किन किन वाकया को अंजाम किन किन कैंप से दिया गया। तो आपने डेमोन्स्ट्रेट किया कि आप पाकिस्तान से कैसे अलग हैं। आपकी फौज ने एक्ट किया, उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर से एक्ट करवाया। अब आप ये कह रहे हैं कि हमने एक टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट किया, हमने आपके अगेंस्ट नहीं किया। चाहते हम कर सकते थे, पर हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है। गीदड़ भभकियां हमने नहीं दी कि हमारे पास जिन न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वॉर हेड हैं, वो दुनिया को पता है किसके पास क्या है। और तीसरी बात, आपका झूठ आपके सामने आ गया। आप अपनी उनकी फौज, उनकी आवाम को बेवकूफ बना के, उनके रिसोर्सेज खा के, उनके रिसोर्सेज हथिया के उनको स्टाफ कर सकती है। भारत ने साफ शो किया कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स केपेबल नहीं हैं हमारी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। हम 25 मिनट पे मल्टीपल लोकेशंस पे ये ऑपरेशन करने के लिए सक्षम है हमारी फौज। तो आप अपने ही लोगों के सामने बेनकाब हुए हैं। सो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी बाय इंडिया and by Pakistan. I think that is demonstrated very, very clearly to the international community, to the Pakistanis themselves, और पाकिस्तान की आवाम को भी। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी सेना जो है वो अपने ही नागरिकों के सामने एक्सपोज हो गई है। प्रोफेसर भारद्वाज, अब अपनी बात खत्म करें। रूप से आप ही से लेता हूं कि पाकिस्तान की सेना जो है, जो आर्मी कहते हैं, आर्मी ने आवाम की आवाज़ को दबा के रखा और अल्लाह के नाम का गलत इस्तेमाल करके पाकिस्तान को खोखला कर दिया। आज देखिए कि दुनिया समझ चुकी है कि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे गलत तरीके से आतंकवाद और हिंसा को बढ़ा रहा है। ये सऊदी अरबिया समझ गया, ये यूएई समझ गया। जो एक्सटेंड करता था, जो सपोर्ट, आइडियोलॉजिकल और इकोनॉमिक सपोर्ट एक्सटेंड करता था सऊदी अरबिया और यूएई, अब उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जो कर्ज दिया है वो लौटाइए पहले, और आप ये सब बंद कीजिए। सऊदी अरबिया ने देखा कि भारत एक रेस्पॉन्सिबल पावर है, एशियन पावर है, ग्लोबल साउथ की वॉइस है और एक उभरती हुई इकोनॉमी है, एक शक्ति है। उसके साथ सऊदी अरबिया भी जुड़ना चाहता है, पूरा मिडिल ईस्ट जुड़ना चाहता है। टर्की का देखिए मामला दूसरा है। टर्की को कोई आज नहीं समझ पा रहा, वो उसको खुद ही नहीं समझ पा रहा कि मैं चीन के इशारों पे काम करूं कि अमेरिका के इशारों पे काम करूं कि मैं इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करूं। वो खुद कंफ्यूज है और वो हर जगह, चाहे वो इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे रशियन कॉन्फ्लिक्ट है, एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, उनका ड्वेल स्टेटमेंट रहता है ना। वो नाटो के साथ है। रही बात अमेरिका की, अमेरिका समझ गया कि उसकी जो मिलिट्री, जो असिस्टेंस पाकिस्तान को मिलती थी, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान गलत किया। पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान क्रिएट कर दिया, पाकिस्तान ने उद्दंड तालिबान क्रिएट कर दिया, ओसामा बिन लादेन क्रिएट कर दिया। और वो समझ रहे थे उनका मकसद था अलकायदा से लड़ना, अमेरिका का मकसद था सोवियत के खिलाफ लड़ना और अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को, लेकिन उसका पाकिस्तान ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। रही बात चीन की, देखिए चीन समझता है, लेकिन चीन को क्या है कि गली में एक गुंडा पाल के रखने वाली बात है। तो पाकिस्तान को एक तरीके से रॉग स्टेट के रूप में चीन इस्तेमाल करता है।
सर गुंडा मत कहिए, जेब कतरा पालने जेब की कतरा आदत है। कहिए, जो भी गुंडा कहिए कहना तो उसको, मुझे लगता है वो ज्यादा होगा। रॉग स्टेट जेब है। कतरा पालने की आदत और है। आतंकी जो है उसके जितने भी आतंकी है, चाहे वो अजहर मसूद हो, चाहे उनको आप यूएन ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं करने दे रहा था कुछ दिनों के लिए, वो समझता है कि भारत की जो क्रेडिबिलिटी है दुनिया में, वो आज के दिन एशिया में नहीं विश्व में बहुत ऊपर है। चीन से भी, चीन कहीं भी नहीं ठहरता है। अगर क्रेडिबिलिटी की बात आती है, मीडिएशन की बात आती है दुनिया में, कॉन्फ्लिक्ट तो भारत की तरफ देखते हैं, मोदी जी की तरफ देखते हैं, मोदी जी की लीडरशिप की तरफ देखते हैं। और मोदी जी का देखो दूरदर्शिता देखिए, उन्होंने दुनिया को कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है। अभी भी हम युद्ध में नहीं है, लेकिन हम आतंकवाद के प्रति एक जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। तो दुनिया समझ गई है। और जिस तरीके से चारों तरफ से जो स्टेटमेंट आया, सपोर्ट आया, चाहे वो इस्लामिक वर्ल्ड हो, चाहे एशियन कंट्रीज हो, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो, कि नहीं, आतंकवाद के प्रति आपको एक स्ट्रांग स्टैंड लेना है। तो भारत ने जो एक अपना जो एक प्रोफेशनलिज्म दिखाया है, जो आर्मी ने एक अपनी क्षमता दिखाई है, दुनिया को डेमोस्ट्रेट किया है। आज हम वर्ल्ड की तीसरी बड़ी नेवल फोर्स हैं। हमने इंडियन ओशियन या मलक्का स्ट्रेट, या आप ये कहिए कि उनको एक तरीके से सिक्योर कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, कंटेन कर दिया। और हम अब वेस्टर्न बॉर्डर है वो भी स्ट्रांगली, मजबूती प्रोटेक्ट करेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान की बात, देखिए पाकिस्तान में आप आंतरिक आतंकवाद देखिए, उसको आंतरिक रूप से भी उसको चूहे काट रहे हैं, खा रहे हैं। तहरीक तालिबान क्रिएट कर दिया। उधर अफगानिस्तान वो चाहते थे कि हमारे इशारों पे काम करेंगे, अफगानिस्तान उनको आंख दिखा रहा है, उनको ड्यूरेंट लाइन पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और जो बढ़ेगा, मैं बता रहा हूं कि ये जो तालिबान है, जो अफगान है, वो भी पाकिस्तान को मारेगा, पीटेगा। और आप देखना उसको भी। और ईरान समझता है पाकिस्तान को कि जिस तरीके की आतंकी और जिस तरीके की एक्टिविटीज ईरान में भी करता है, वो पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद होता है। तो चारों तरफ दुनिया समझ चुकी है कि पाकिस्तान। एक इंपॉर्टेंट बात और है जो मैं अमृत, मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हूं आपके पास, कि पाकिस्तान की सेना जो है उसका भी न सिर्फ मोराल बल्कि उसकी क्रेडिबिलिटी जी अब जो है इस भारत की कार्रवाई के बाद ऑल टाइम लो हो जाएगी। क्योंकि अभी कल ही पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया कि जो बलूच लड़ाके हैं उन्होंने 7 उसके सैनिक मार दिए हैं। ट्रेन जिस तरह से वहां पर किडनैप हुई थी, उसमें ट्रेन के अंदर बैठे पाकिस्तान के सैनिकों को बलूच लड़ाकों ने उतार के मारा। ये सब चीजें। दूसरी तरफ अफगानिस्तान का जो प्रोफेसर संजय भारद्वाज जिक्र कर रहे थे, मैं देख रहा था अफगानिस्तान के जो ट्विटर हैंडल्स हैं सोशल मीडिया पे, वो भी बड़े खुश हो रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को क्या मजा चखाया है। तो एक तरफ अफगानिस्तान में लोग खुशी मना रहे हैं, वो चाहता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना को सबक सिखाया जाए। एक तरफ बलूच लड़ाके जो हैं वो पाकिस्तान को लगातार मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के पास अब बहुत ज्यादा विकल्प नहीं रहे, क्योंकि ऐसा लग रहा है वो चारों तरफ से घिरा है। पाकिस्तान की कोशिश तो ये थी कि वो भारत को चारों तरफ से घेरे, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है उससे लग रहा है कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है। देखिए, मैं एक बात आप और कहना चाहता हूं। देखो, पाकिस्तान सबक नहीं लेता है। वो जब तक बिल्कुल ठुक-पिट नहीं लेगा, जब तक उसके टुकड़े नहीं हो जाएंगे, तब तक नहीं समझेगा। वो बांग्लादेश क्रिएट हुआ, उन्हीं नीतियों के आधार पे जो पंजाबी मुहाजिर कोटरी थी, उन्होंने बंगालीज की आवाज़ को दबाया, जेनोसाइड किया। आज वो बलूचिस्तान ने BLA क्रिएट कर दिया, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। मैं आपको कह रहा हूँ, एक बलूच देश जल्दी ही क्रिएट होने वाला है। सिंधु, जो जिस तरीके के अर्बन और रूरल जो एक डिस्क्रिमिनेट किया है पाकिस्तानी पंजाबी मुहाजिर कोटरी ने, वो सिंधी भी एक सिंधु देश की डिमांड कर रहे हैं। ये बिलावल भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और खासकर जुल्फिकार अली भुट्टो, जो सबसे बड़ा एक चोर आदमी था जिसने पाकिस्तान को खोखला किया, वो भी उसने अपना अंजाम देखा। बिलावल असैसिनेशन हुआ बेनजीर भुट्टो का, और अभी अब बिलावल भुट्टो को भी देख लेना कि ये आर्मी और डीप स्टेट इनको खत्म कर देगा। वहीं पर खबरें तो पाकिस्तान से क्या क्या आ रही है। वहां पर एक जो है प्लेन जो है वो गायब हो जाता है, एक जो है वायुसेना का जो प्लेन गायब हो जाता है। वहां पे प्रधानमंत्री के साथ जो है जेल में बलात्कार की खबरें आ रही हैं। तो क्या क्या खबरें पाकिस्तान से आ रही है। इसलिए मैंने कहा ना, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इस वक्त ऑल टाइम लो है। और भारत ने जो ये हमला किया उसके बाद पाकिस्तान ऐसा लग रहा है चारों तरफ से घिर गया है। और अब पाकिस्तान कहां किस किस फ्रंट पे लड़ेगा और कैसे लड़ेगा, ये पाकिस्तान को डिसाइड करना है। एक बात इसमें, जिस तरह से अभी पहले भी बताया था कि पाकिस्तान में भी जो सोशल मीडिया है, अमृत, मैं चाहूंगा कि आप इस पे कमेंट करें। पाकिस्तान में भी जो सोशल मीडिया है उसमें चल रहा है कि भाई भारत ने अटैक किया है, असीम मुनीर के घर पे करना चाहिए था, ये तो बड़ा अच्छा किया।
बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान फौज की क्रेडिबिलिटी तो क्वेश्चन में आई है, पाकिस्तान फौज की कैपेबिलिटी भी क्वेश्चन में आई है। जनरल मुनीर बालूचिस्तान के बाद उनकी ज़मीन भी खिसकती दिखी। इसमें आज फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि इस ऑब्जेक्टिव था डिस्टेबलाइज करना कश्मीर को और वहाँ जो डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है, पर कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान फौज मुलव्वज़ है इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसमें जनरल मुनीर की जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई, जनरल मुनीर की जिस तरह की खिसकती जो राजनीतिक ज़मीन है या उनकी जो वर्चस्व पाकिस्तान फौज के जर्नैल का होता है उनकी इंटरनल सिक्योरिटी में, वो क्लियरली इन क्वेश्चन आया है। कल रात के इंसिडेंट के बाद वो क्वेश्चंस और उठाए जाएंगे। कश्मीरियों में अब कश्मीर को ये अपनी जुगलर वेन बताते हैं, और जब वो अपनी एनआरआई ऑडियंस को एड्रेस कर रहे थे और कह रहे थे कि याद रखें हम हिंदुओं जैसे नहीं हैं, हम फलां डिफरेंट हैं, तो आप वाकई डिफरेंट हो। हिंदुओं से नहीं, हम मजहब पूछ के नहीं मारते हैं, हम कर्म पूछ के मारते हैं। कर्म आपके आतंकी हैं तो भारतीय सेना उसका भारतीय सेना ने कल कर्म पूछ के कार्रवाई कर दी, मजहब पूछ के कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो हम वाकई आपसे डिफरेंट हैं जनरल मुनीर साहब। पर जनरल मुनीर को अब ये देखना होगा कि वही, जैसे प्रोफेसर भारद्वाज कह रहे थे, वही तालिबान जो इनके बच्चे थे, जो इनके मदरसों में पढ़े, वही आज जाकर इनको आंखें दिखाते हैं। जहां पे जब वो इंस्टॉल हुए थे काबुल में, इनके जर्नैल जाते थे, वहां गए थे उनकी इंस्टॉलेशन में, भारत ने डिप्लोमेटिक टाइज कट ऑफ कर दी थी। आज उनका फॉरेन मिनिस्टर आपके जेएस पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया को मिलता है, बुलाता है और कहता है कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स करें। आपके खिलाफ एक कार्रवाई अपनी सरजमी को यूज नहीं करने दिया एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए। तो आपके मदरसों में पले बड़े बच्चे आपको अच्छी तरह जानते हैं और आपके साथ नहीं रहना चाहते। तो ये क्लियरली पाकिस्तान स्टेट का, और खास करके क्योंकि इन मैटर्स पे पाकिस्तान फौज ड्राइव करती है, उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, क्लियरली पाकिस्तानी आर्मी का फेलियर उनकी आवाम के सामने आ गया। कश्मीरियों को जिनके ये हमायती बनते हैं, जिनके बेस पे ये कहते हैं कि जी हम आपको बचाएंगे भारत से, वो उनको भारत तो टूरिस्ट भेज रहा था, भारत एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा था, पर आपने ये आतंकवादी हमला करवा के कश्मीरियों का खुद नुकसान किया। तो आप कश्मीरियों को भी ये क्लियर है कौन किसका हमायती है। जी बिल्कुल, कश्मीरियों को ये क्लियर है कि कौन किसका हिमायती है। तो इस पर हम अश्विनी मिश्रा के पास आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे घाटी में क्या सेंटिमेंट्स हैं इस हमले के बाद। लेकिन यहां पर अशोक रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप भी हमारे साथ बने रहिए, इस पर जो हमारी चर्चा है ये जारी रहेगी ब्रेक के बाद भी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो लगातार डेवलपमेंट्स हैं, वो डेवलपमेंट्स हम आपको बता रहे हैं। बहुत बड़ी खबरें जो हैं लगातार हमारे सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को भारत ने नेस्तानाबूद किया, उसको लेकर के भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से, भारत की सेना की तरफ से और जो है एयरफोर्स की तरफ से, आर्मी की तरफ से तमाम विस्तार से जानकारी दी गई। और उसको लेकर जो डेवलपमेंट है हम उन पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। निखिल, निश्चित तौर पर उस डेवलपमेंट पर लगातार चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ अश्विनी मिश्रा, हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर और खास तौर पर लाल चौक से, श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। एक तो ये आप जानकारी कश्मीर का जो सेंटिमेंट है वो हमारे साथ साझा करें इस हमले के बाद, जो भारत ने बदला पूरा कर लिया है उसके बाद। और दूसरी बात हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे एलओसी पर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो है वो एक तरह से अगर जो कुछ रिटेलिएट कर पा रहा है तो एलओसी पर ही करने की कोशिश कर रहा है।
निश्चित तौर से जब ये कार्रवाई हुई है उसके बाद से पाकिस्तान ने लगातार, ये कार्रवाई शुरू होने के पहले भी पाकिस्तान के नापाक हरकतें लगातार जारी थी, लेकिन आज पाकिस्तान ने लाइट आर्म से नहीं हैवी आर्टिलरी फायर किया है LOC से सटे हुए इलाकों में, और उसका भारतीय सेना माकूल जवाब दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए इससे ज़्यादा और बढ़कर कुछ करने की स्थितियाँ नहीं बन रही हैं, क्योंकि सुरक्षा पूरी तरीके से अभेद्य है। अब राजौरी और पुंछ के क्षेत्र में अगर देखें तो वहाँ पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है। श्रीनगर पूरी यथावत तरीके से यहाँ पर सब चीज़ें सामान्य हैं, जैसा कि आपका यहाँ का जनजीवन पूरा देख रहे हैं, सब चीज़ें यहाँ की सामान्य देख रहे हैं। उसके अलावा अगर देखें तो बांडीपुरा और सीमावर्ती LOC से सटे हुए नॉर्थ कश्मीर के जो इलाके हैं वहाँ पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन गतिविधियाँ पूरी तरीके से सामान्य है। घाटी के सेंटीमेंट की अगर बात करें तो घाटी ये चाहती थी देश के अन्य हिस्सों की तरह कि आतंकवादियों को चुन चुन कर उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए, और आतंकवादियों पहलगाम की इस घटना में शामिल जो भी आतंकवादी हैं, चाहे वो आंतरिक आतंकवादी हैं, चाहे वो सीमा पार के आतंकवादी हैं, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो अब जबकि 9 आतंकवादी ठिकानों को भारत ने ध्वस्त किया है, नेस्तनाबूद किया है, तो पूरे के पूरे देश का जैसा सेंटीमेंट है वैसा ही सेंटीमेंट घाटी की है। निखिल, मैं एक चीज़ और कहूँगा कि सेना के अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर देखें तो सियालकोट के जो 2 कैंपों पर हमला किया, पहली बात तो ये कि हमने पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के अलावा हमने पहली बार 71 के बाद जो है पाकिस्तान की ज़मीन पर हमले किए हैं, और वो 100 किलोमीटर अंदर तक किए हैं, बगैर सीमा पार किए हैं, और संयम हमने बरता है, सीमा से परे भी हम नहीं गए हैं। सियालकोट के जो 2 कैंपों पर हमला किया गया है उनमें अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवानों पर जो हमले में शामिल आतंकवादी थे उनको वहाँ पर शरण दी गई थी, प्रशिक्षण दिया गया था। महमूना जाया जो कैंप है सियालकोट का, उसको पठानकोट में जो एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट पर जो हमला किया गया था उसमें वहाँ पर उसकी सियालकोट के लोगों की संलिप्तता थी। और सबसे बड़ी बात जो है, इस पर अमृत और विशेषज्ञ की भी मैं राय जानना चाहूँगा कि मरकज़ तैयबा जो है, जो लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर, सरीखा ऑपरेशनल हेडक्वार्टर माना जाता है, उसको जब तबाह किया जाता है, जो कि एकदम लाहौर से सटा हुआ है, और बहावलपुर जो कि जेर साया पाकिस्तान आर्मी उनकी निगहबानी में बैठा हुआ दहशतगर्दी की तंजीमें चलाता है, ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, जहाँ पर बैठे हुए आतंकी जो है जैश मोहम्मद के पूरे देश और दुनिया के एपिसेंटर को वहाँ से संचालित करते हैं, और जिनके संबंध अगर देखें तो पहलगाम में इससे पहले जब हमला हुआ था तो हमारे जब सुरक्षाकर्मी मारे गए थे उसमें जैश मोहम्मद का हाथ था। अगर देखें तो कांधार का जो हाईजैक हुआ था, मसूद अजहर के साथ साथ उसका भाई रऊफ अजहर और अन्य वहाँ पर जो उसके लेफ्टिनेंट और दूसरे आतंकवादी है वो वहाँ पर रहते हैं। वो प्रशिक्षण कैंप 15-20 एकड़ से ज़्यादा है, हमारे विशेषज्ञ और अन्य लोग बताएंगे। तो लश्कर तैयबा के कांधार से भी हमने कांधार का हिसाब, पठानकोट का हिसाब, अगर देखें पहलगाम का हिसाब, पहलगाम के साथ साथ इसके पहले पुलवामा का हिसाब, और उसके अलावा अन्य जो घाटी में आयात मुंबई आतंकी हमले का भी हिसाब पर, उन सारे फिल्ट्रेशन पॉइंट्स पर संसद हमले का भी हिसाब। एक जानकारी जो है कि हम बगैर सीमा पार किए मुंबई आतंकी हमले का अगर देखें तो डेविड कोलमैन हेडली, कसाब और उसके बाद साजिद मीर का भी जिक्र किया गया था। जी अश्विनी, मैं ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि अभी हमने आम कश्मीरियों से तो आपने बात कराई, वो लोग कह रहे थे कि दहशतगर्दी पर इसी तरह का अटैक होना चाहिए। क्या अब तक जो है, जो कश्मीर के हुक्मरान हैं, कश्मीर के राजनेता हैं, उनका कोई रिएक्शन अब तक आ पाया है? क्योंकि चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, तारिक अहमद कर्रा हो, या फिर बाकी जो कांग्रेस के कश्मीर के नेता है, क्योंकि ये कश्मीर के वही नेता हैं जो लगातार कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, जो लगातार कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान कह रहा है कि उसने आतंकी हमला नहीं कराया तो पाकिस्तान की बात मान लेनी चाहिए, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ अमन की आशा के दीपक हम जलाते रहे। ये जो तमाम हुक्मरान थे, वो उनकी ओर से कोई रिएक्शन अब तक आया है क्या? अशोक, आज लगातार ये लाइव की वजह से उनके रिएक्शंस और उनके फॉलोअप में एकदम मुझे पूरी स्पष्ट तरीके से जानकारी नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा। ये बदला हुआ कश्मीर है, बदले हुए हालात है, बदली हुई स्थितियाँ ये है कि जब सर्वदलीय बैठक हुई, सभी राजनीतिक दलों ने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा लिए गए हर निर्णय के साथ साधे से साधा, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर किसी भी तरीके की कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया था। वो पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद
पहली बार जम्मू कश्मीर विधानसभा में विशेष आतंकवाद के खिलाफ विशेष सत्र का आयोजन किया गया था, जिसको मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एलजी से कहकर विशेष सत्र का आहूत किया था। और 5 घंटे से ज़्यादा जब तकरीर चली थी, उस 5 घंटे की तकरीर में एक भी ऐसा नेता घाटी का ऐसा नहीं था, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो पीडीपी के हो, चाहे वो जेकेपीपी के हो, चाहे वो यहाँ के पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के हो, चाहे डेमोक्रेटिक फ्रंट के हो। हर एक व्यक्ति ने वहाँ पर जो तकरीर दी है वो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल है। उन्होंने कहा कि हमने इस असेंबली में बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो है माँ बाप और जिनके घर के लोग जो है आतंकवाद का शिकार हुए हैं, और उन्होंने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार होना चाहिए। और एक रेजोल्यूशन जो पास हुआ था उसमें भी साफ तरीके से कहा गया था कि केंद्र सरकार के हर एक फैसले के साथ जम्मू कश्मीर की आवाम और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल खड़े हैं। निश्चित तौर से मान के चलिए कि जो स्ट्राइक हुई है, जिस तरीके से सीमित तरीके से आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, कोई गुरेज और संदेह नहीं है। हर कोई इसका खैर मकदम करेगा, हर कोई इसका खैर मकदम कर रहा है। आवाम यहाँ की खैर मकदम कर रही, क्योंकि वो जानती है कि वो यहाँ के रोजगार पर हमला कर रहे थे, यहाँ के ताने बाने पर हमला कर रहे थे, वो यहाँ के ताने बाने को ध्वस्त कर रहे थे। 370 खत्म होने के बाद, अनुच्छेद के खत्म होने के बाद जितना पानी झेलम, चिनाब और सतलज में बहना था, सिंधु में बहना था, बह चुका था। हर कोई मुख्यधारा में शामिल होकर तरक्की कर रहा था और उस पर हमला हुआ था। तो यही लाल चौक है जहाँ पर अलग अलग खित्ते के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग आए थे। उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। पहलगाम की आतंकवादी घटना को आतंकवादी घटना कहते हुए उसका कड़ा उसका भर्त्सना की थी। तो निश्चित तौर से मान के चलिए कि कोई सियासत नहीं होगी। आवाम की जो आवाज है, वो चाहे हुक्मरान सियासत करना भी चाहेंगे, लेकिन आवाम की जुबान उनको बोलनी ही है। ठीक है, ओके सूद सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सूद सर, ये क्योंकि अब जो है फ्रस्ट्रेशन में पाकिस्तान की ओर से क्या क्या करने की कोशिश की होगी, वो तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान की किस हद तक हैसियत उसकी जो है खत्म हो चुकी है, वो सब तो हम लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये देखते हुए कि आज की रात, अगले कुछ रात तक जो है, जो एलओसी है या जो सीमा है, उस पर किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है भारत की तरफ से? सूद सर की आवाज आपकी आवाज सूद सर जी, आप अनम्यूट करके बोले सर। जी हाँ, अभी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। हाँ, तो मैं थोड़ा सा एक ओपिनियन ये देना चाहता हूं कि दुश्मन चाहे जितना भी बेसहाय हो गया हो, उसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो ये बात सही है कि पाकिस्तान के ऊपर हमने हमला किया, उनका मोराल, उनकी पब्लिक का मोराल, उनकी फौज का मोराल काफी नीचे होगा, परंतु उसमें अभी भी कैपेबिलिटी है कि वो रिटेलिएट कर सके। और रिटेलिएट करने के बाद फिर हमें उसके एस्केलेटरी लैडर को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। वो क्या करेगा, ये स्ट्रेटेजिशियंस को सोचना पड़ेगा। जो मैं देखता हूं, मैं ये मेरी असेसमेंट ये है कि एलओसी अब कम से कम अगले 4-5 महीने, जब तक ये गर्मियों का मौसम है, एलओसी हॉट रहेगी। इसके ऊपर काफी फायरिंग के एक्सचेंज होंगे। दूसरी चीज मैं ये सोचता हूं कि एलओसी के दक्षिण में तो शायद कोई वो अटैक ना करें, वो इसी प्रकार के सिमिलर मिसाइल अटैक्स एलओसी के नॉर्थ में कोई सी टारगेट्स पर लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जगह जगह पर, छोटे छोटे विस्फोट करने के लिए और हमला करने के लिए। ड्रोन टेक्नोलॉजी काफी एडवांस में है, तो हमें और हमारी फौज को इस एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी करने की आवश्यकता है। और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी नेवी को भी अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि अगर नॉर्थ इनहेबिटेड एरिया में अगर उनको कोई भी टारगेट नहीं सुटेबल मिलता, या हम उनको एंटिसिपेट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो कोस्टल एरिया में वो कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। तो मेरा ये सोचना है कि हमने बड़ा अच्छा काम किया, हमने उनको एक सबक सिखाया है इस बारे में, परंतु हमें अपना गार्ड नहीं नीचा करना चाहिए, हमें पूरी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। और एक सवाल जो मेरे दिमाग में उठता है कि पुलवामा हुआ, पुलवामा में हमने बालाकोट अटैक किए, पहलगाम हुआ, हमने अब ये अटैक किए, तो क्या ये हमारी एक स्ट्रेटजी बन चुकी है कि हम इस तरह के मिलिटेंट अटैक को
मिलिट्री अटैक्स, मिलिट्री रिएक्शन से ही डील करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, अब इसका खतरा ये है कि पुलवामा किसी तरह से कंट्रोल किया गया, पहलगाम किसी तरह से कंट्रोल किया गया, परंतु उधर जो बैठे हुए हैं लीडर्स, कमांडर्स, उनकी क्या असेसमेंट है? अगर उन्होंने सोच लिया कि ठीक है, हमें वी हैव नथिंग टू लूज, और हम जो कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या होगा? तो हमें इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है कि क्या हमारी ये स्ट्रेटजी हमेशा के लिए बन चुकी है, क्योंकि पुलवामा के बाद वो डेटर नहीं हुए, उड़ी के बाद वो डेटर नहीं हुए। तो इस तरह के हमें इंटरनल प्रिकॉशंस लेने बहुत आवश्यक हैं कि वो लोग इस तरह की कोई फ्यूचर में कार्रवाई ना कर सकें, जिससे कि हमारे देश के अंदर कोई इस तरह का मेजर मिलिटेंट अटैक हो और हमारे सिविलियंस, हमारे इनोसेंट टूरिस्ट या किसी को भी इस प्रकार का नुकसान हो जैसे पुलवामा में हुआ। इसको कई तरह से इस पर जो कई तरह की स्ट्रैटेजीज बना के काम करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसा जो रफ स्टेट है उससे निपटने के लिए आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी आप सोचकर चलेंगे तो वो कारगर नहीं रहेगी। जाहिर सी बात है, उससे निपटने के लिए आपको डायमेंशन पे स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा। जी, और आप जिस दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात कर रहे थे, ये भी बात बार बार हो रही है कि भाई हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आए और हमारे नागरिकों को धर्म पूछकर मार दे तो हम चुप बैठेंगे। अब भारत नया बदला हुआ भारत है, ये चुप बैठने वाला नहीं है। मैं अश्विनी के पास जाना चाहूंगा, और अश्विनी, आपसे जब पहले बात हो रही थी, आपको याद होगा 2-4 रोज पहले, तो आपने कहा था कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की अब मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू से वहन प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। तो याचना नहीं, अब रण हुआ है। वीरता और पराक्रम का जो चरम भारतीय सेना का है वो सभी ने देखा है और दुनिया इसको देख रही है। निश्चित तौर से निखिल, जैसा आपने कहा, रण होना तो खैर अभी बाकी, हमने केवल एक वानगी प्रस्तुत की है, हमने केवल दिखाया है कि हम कर क्या सकते हैं, और इसी को कहा गया कि आखिर सहने की भी सीमा होती है, सागर के उर में भी ज्वाला सोती है, मलयानिल कभी बवंडर बन ही जाता, भोले शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता। तो अभी तो हमने केवल मलयानिल का बवंडर पाकिस्तान को दिखाया है। मलयानिल का ये जो बवंडर, हिमालय का ये जो है बवंडर, हिमालय के निकलने वाली जो हमारे जो ऊर्जा के शक्ति केंद्र हैं, उनसे निकले हुए जो प्रहार हैं, अभी तो पाकिस्तान ने केवल उसको देखा है। हमने सीमा में रहकर सीमा पार नहीं किया है, हम सीमा से परे भी नहीं गए हैं। संयमित शक्ति होने के कारण हम सीमा से परे जाते भी नहीं है, जैसा कि हमारी सेना ने कहा है। बेहद संतुलित तरीके से हमने जवाब दिया है। और ये जो मलयानिल से बवंडर उठा है, ये जो हिमाद्री तुंग सिंह से जो बवंडर उठा है, जो यहाँ से जो बातें गई हैं, वो पूरे पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कपकपा देने के लिए पर्याप्त है। और पाकिस्तान की जैसे घिग्घी बच चुकी थी, पाकिस्तान की जैसी स्थितियाँ बच चुकी थी, पाकिस्तान जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुहार लगा रहा था, तो पाकिस्तान के सामने और कोई प्रतिक्रिया नहीं बचती है। हाँ, अगर पाकिस्तान कोई मिस्चीवियस या कोई मिसएडवेंचर करता है, जैसा सेना ने अपनी भाषा में कहा है, तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। सेनाएं सक्षम हैं, तैयार हैं, मुस्तैद हैं, डटी हुई हैं। इससे पहले आपने पूछा था, अशोक ने पूछा था कि घाटी में लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही है। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इट बिगन विद पहलगाम वेयर द 26 इनोसेंट सिविलियंस किल्ड एंड द गवर्नमेंट हैज सेड दैट वी विल गेट इट अ बिफिटिंग रिप्लाई. It was the right method to reply. Only the terror sites in the Pakistan were hit, not the military area or not the civilian. तो खास तरीके से यहाँ को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि शुरुआत तो इसकी पहलगाम से हुई थी, जवाब हमने अब दिया है। जब इनोसेंट लोगों को नृशंस हत्या यहाँ पर की गई थी, पाकिस्तान के इशारे पर किया गया था, तो उसका भारत ने जवाब दिया है। संयमित तरीके से जवाब देने के साथ साथ भारत ने जो जवाब दिया है उसको यहाँ के सभी लोगों ने उसका खैर मकदम किया, उसका स्वागत किया है। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया है कि जिस तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने कहा कि आफ्टर द इनह्यूमन एंड बारबरिक मर्डर ऑफ 26 इनोसेंट सिविलियन इन पहलगाम, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द इंडिया वुड यूज इट्स राइट टू रिस्पॉन्ड इन द एप्रोप्रिएट एंड प्रोपोर्शनेट वे. I think the government of India and Indian Defence Forces have gone out of the way to ensure no military and civil targets were hit in the Pakistan.
तो जिस तरीके से जो कार्रवाई की गई है, कंधे से कंधा मिलाकर, जैसे घाटी की आवाम खड़ी है, देश का हर इंसान खड़ा है, यहाँ के राजनीतिक दल खड़े हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया है, और कोई गुरेज परहेज नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई शक सुबह नहीं, हर एक व्यक्ति इस समय देश के साथ खड़ा है। और इसके पहले भी वो खड़ा था जब नृशंस से हत्या की गई थी। निश्चित तौर से निखिल, जिस तरीके से आपने कहा है कि अभी तो हमारे यहाँ तांडव को भी नृत्य की संज्ञा दी गई है, भोले शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता, जो मैं बता रहा हूँ, उससे तो वो स्थितियां नहीं आएंगी। लेकिन हाँ, अभी भी जितना टेढ़ी नज़र से भारतीय सेना ने देखा है, अभी जितनी तिरछी नज़र से हमने पाकिस्तान को देखा है, हाहाकार उसी में मच गया है। जी, जो आप जिस गीत का आप संकेत दे रहे हैं, कह दे शंकर से तू वे करे नृत्य, फिर एक बार सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार, ले अंगड़ाई हिल उठे धरा, कर विराट स्वर में निनाद, तू शैल राट हुंकार भरे, फट जाए कुहा भागे प्रमाद। तो ये प्रमाद भागा है, पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर हमने 9 ठिकानों पर हमले किए हैं, और बताया है जो लोग आए थे और धर्म पूछकर मारा था हमारे इनोसेंट नागरिकों को और कहा था मोदी से बता देना, तो जो मोदी को बताया था उसका बदला इसी तरह से पूरा हुआ है। और इस वक्त हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश जो है, पीएम नरेंद्र मोदी का एक संदेश है, वो जरा सुन लेते हैं जल्दी से, इस वक्त की बड़ी खबर।